नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग बेसिलस स्पीशीज। तो आप एक टेबल बना लीजिए कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं, उनकी क्या क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्या वो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, एरोबिक्स हैं। फिर एक टेबल बनाइए, इधर एक साइड बैक्टीरिया, दूसरी तरफ आप लिख दीजिए कि क्या ये ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव हैं। फिर एक तरफ आप लिख दीजिए बैक्टीरिया, और फिर एक लिस्ट बना लीजिए क्या ये मोटाइल हैं या नॉन मोटाइल हैं। देन एक तरफ आप लिख दीजिए एंडोस्पोर, फिर एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है या नहीं है। तो आज हम बात करेंगे बेसिलस स्पीशीज की। बेसिलस स्पीशीज एक लार्ज ग्राम पॉजिटिव, या फिर इसको हम कहते हैं ग्राम वेरिएबल। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि क्या ये ग्राम वेरिएबल है, तो आपको यस लिखना है। एंडोस्पोर फॉर्मिंग है, यहाँ से अगेन एक ऑब्जेक्टिव आता है, तो आपको लिखना है यस एंडोस्पोर फॉर्मिंग है। कैटालेज पॉजिटिव है ये, एरोबिक है, एंड फैकल्टेटिव एरोबिक्स है, मोटाइल है। तो यहाँ पर अगेन ऑब्जेक्टिव आता है कि क्या बेसिलस मोटाइल है, यस। तो एक्सेप्ट कौन कौन से नहीं है, आपको लिखना है बेसिलस एंथ्रेसिस एंड बेसिलस माइकोइडिस आर नॉन मोटाइल। तो यहाँ अगेन एक ऑब्जेक्टिव आता है, मोस्ट विल ग्रो ऑन द न्यूट्रिएंट agar but not on conky agar. The bacilli can be divided into three main groups on the basis of endospore and mother cell sporangium morphology. तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ये दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कैसे डिवाइड हुआ है। तो अगर बेसिलस में यहाँ पर स्पोर है और वो बल्ज नहीं है, तो इस टाइप का भी नॉन बल्ज मॉर्फोलॉजी है। और अगर बेसिलस है और वो बल्ज्ड है, तो इस टाइप की मॉर्फोलॉजी का बेसिलाई का क्लासिफिकेशन है। तो यदि इस टाइप का जो स्पोर है, वो स्पोर ओवल हो सकता है, सेंट्रल हो सकता है और टर्मिनल हो सकता है। तो इसमें तीन टाइप की कैटेगरी हो गई आपका। एक मान लीजिए बेसिलस यहाँ पर है, तो ओवल हो सकता है, ओवल स्पोर, और सेंट्रल हो सकता है ये, तो ये सेंट्रल स्पोर ऐसा हो सकता है, और टर्मिनल स्पोर ऐसा हो सकता है, और कहीं पर भी एक ओवल स्पोर भी ऐसा हो सकता है, ऐसा। ठीक है। और ओवल स्पोर, सेंट्रल और टर्मिनल, तो ये हो गया टर्मिनल। और ऐसे ही सेंट्रल भी होता है, जो कि इस टाइप से होता है। और देन कॉनई शेप्ड स्पोर, टर्मिनल और सब टर्मिनल। तो कॉनई हम देख लेते हैं, कॉनई क्या होता है। तो कॉनई शेप्ड जो होता है, वो इस टाइप का होता है। तो जो स्पोर होगा वो इस टाइप का होगा, और विद बल्जिंग होगा। ठीक है। और ये बेसिलस हो गया आपका, और ये कॉनाई शब्द का स्पोर हो गया। तो इस टाइप का मतलब जिसके पॉइंटेड एंड्स होंगे, इस टाइप का भी स्पोर होगा। तो ये जो स्पोर होते हैं, अगर इसकी साइज 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा है, तो फॉर एग्जांपल जैसे बेसिलस मेगाटेरियम, बेसिलस सीरियस, बेसिलस माइकोइडिस, बेसिलस thuringiensis, बेसिलस एंथ्रेसिस, इनकी साइज जो है 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा होती है। और बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, बेसिलस सबटिलिस, बेसिलस हुमिलिस, बेसिलस फिर्मस, बेसिलस कोएगुलेंस, तो इनकी जो साइज होती है वो 1 माइक्रोमीटर से कम होती है। अब ऐसे ही ओवल स्पोर, सेंट्रल टर्मिनल जो बल्ज्ड होंगे, जैसे बेसिलस पॉलीमिक्सा, बेसिलस मार्सेसेंस, मारेन Marcellus, then Bacillus circulans, then Bacillus stereothermophilus, Bacillus LV, Bacillus laterosporus, देन Bacillus brevis। और जो कॉनई शब्द, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, कॉनई शब्द कौन सा है, तो Bacillus sphaericidus, Bacillus sphaericus।
तो बैसिलस स्फेरिकस जो है वो कॉर्नर शेप्ड होता है। अब नाउ comes to natural habitat. Most of the numerous Bacillus species are saprophytic, widely distributed in air, soil, and water. Bacillus synthesis and spore can survive in the soil up to 50 years and are present in geographically limited endemic area. It is thought that incubation area या फिर exist where for short period germination of spore and multiplication of vegetative cells can occur. This area have a warm climate and an alkaline calcareous soil that is subject to periodic flooding. तो अ, बस इसमें एक चीज याद रखना है कि जो बेसिलस सीरियस का जो स्पोर है वो ये माना जाता है कि लगभग वो 50 साल तक रहता है, सरवाइव कर सकता है। ठीक है, बाकी जो बैक्टीरिया है बेसिलस के वो जो है एयर सॉइल और वाटर में मिलते हैं और सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। और बेसिलस एंथ्रेसिस का जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का जो स्पोर है ये ऐसे क्लाइमेट में मिलता है जहाँ पे जहाँ पर एंडेमिक एरिया हो, जहाँ पहले से ही एंथ्रेक्स हो रखा हो, वहीं पर मिलता है ये। और उसका जो जर्मिनेशन है वो वार्म क्लाइमेट में एल्कलाइन कंडीशन में कैल्केरियस सॉइल में होता है। और फ्लडिंग वगैरह होने पर वो स्पोर सॉइल के बाहर आ जाता है, तब होता है। नाउ इसमें केवल जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उसी की हम अब यहाँ पर बात करेंगे। तो मेजोरिटी ऑफ बैसिलस स्पीशीज हैव लिटिल और नो पैथोजेनिक पोटेंशियल बट कैन अकर कॉमनली as a contaminant on the laboratory media. Some species cause the disease in insects such as Bacillus larvae that is associated with American foul brood in bees. Bacillus anthracis is a major animal pathogen in the genus and cause anthrax in both animal and male. Bacillus anthracis जो होता है वो मैन और एनिमल में डिसीज कॉज करता है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। Bacillus cereus produces food poisoning in the man and rare infection in the animal. तो ये Bacillus cereus जो है वो फूड पॉइजनिंग करता है। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आता है कि Bacillus cereus क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। The taxonomic position of Bacillus piliformis is undecided. The bacterium is responsible for Tyzer's disease. तो Bacillus piliformis क्या करता है, Tyzer's disease करता है। Bacillus piliformis Tyzer's disease करता है in the laboratory mice and foals. तो Tyzer's disease किसमें होती है, लेबोरेटरी माइस में और फोल्स में। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पे भी ऑब्जेक्टिव आता है। Tyzer's disease Bacillus piliformis के कारण होती है। Bacillus licheniformis has been reported as causing abortion in cattle and sheep. Bacillus licheniformis क्या करता है, अबॉर्शन करता है cattle and sheep में। Bacillus anthracis is a plasmid-coated tripartite protein toxin with protective, lethal, and edematous edema factor. The toxin is leukocidal, increase vascular permeability by produces capillary thrombosis, causing shock. तो यहाँ से अब ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाते हैं हमारे कि बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वो 3 टाइप के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब वो 3 टाइप के जो टॉक्सिन है वो कौन कौन से हैं, यही क्वेश्चन आता है हर बार कि जो 3 टाइप के टॉक्सिन है वो पहला है प्रोटेक्टिव टॉक्सिन, दूसरा है लीथल टॉक्सिन और तीसरा है एडिमा फैक्टर। तो ये 3 टाइप के, और ये किससे कोडेड होते हैं, ये तीनों प्लाज्मिड कोडेड होते हैं। ये प्लाज्मिड कोडेड होते हैं टॉक्सिन। ये जितने भी हैं ये ल्यूकोसिडल होते हैं, मतलब ल्यूकोसाइट्स का डैमेज कर देते हैं। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का डैमेज कर देते हैं जिसके कारण वेस्कुलर परमेबिलिटी और बढ़ जाती है और कैपिलरी में थ्रोम्बोसिस हो जाती है। थ्रोम्बोसिस हो जाती है तो जैसे ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पर मान लीजिए थ्रोम्बोसिस हो गई है तो फिर ब्लड जो है आगे फ्लो नहीं हो पाएगा और जिसके कारण शॉक लगता है। The polypeptide capsule is antiphagocytic. To be fully virulent, Bacillus anthracis must produce both the tripartite toxin and the capsule. तो यहाँ पर अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आते ही आता है, वो है
ये जो कैप्सूल है बेसिलस एंथ्रेसिस का, वो पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि बाकी के जितने भी बैक्टीरिया के कैप्सूल होते हैं ना, वो पॉलीसेकेराइड होते हैं, पर यहाँ बेसिलस एंथ्रेसिस का जो कैप्सूल है वो पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। और ये दो चीजों के कारण ही पैथोजेनिक है। पहला, इसके ट्राइपार्टाइट टॉक्सिन यानी 3 टाइप के टॉक्सिन्स प्रोडक्शन के कारण, और दूसरा कैप्सूल के कारण इसको बेसिलस एंथ्रेसिस अपने आप में हाईली विरुलेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पर शॉर्टकट में हम डिसीज पढ़ लेते हैं। बेसिलस एंथ्रेसिस केटल एंड शीप में सेप्टिसिमिक फॉर्म ऑफ एंथ्रेक्स, यूजुअली सडन डेथ होती है इसमें, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पिग में सब एक्यूट एंथ्रेक्स विथ एडिमेटस स्वेलिंग इन फेरिंजियल टिश्यू एंड रीजनल लिम्फेडेनाइटिस और इंटेस्टाइनल फॉर्म विथ हायर मोर्टेलिटी। लिम्फेडेनाइटिस देखने को मिलता है, इंटेस्टाइनल फॉर्म देखने को मिलता है, फेरिंजियल टिश्यू में स्वेलिंग देखने को मिलती है, एडिमेटस स्वेलिंग देखने को मिलती है। और हॉर्सेस में ओरल रूट पे सेप्टिसीमिया विथ कोलिक एंड एंट्राइटिस, वुंड इन्फेक्शन, लोकलाइज्ड एडिमा एंड लिम्फेडेनाइटिस मिलता है। तो ओरली हॉर्सेस में होता है ये, और ओरल रूट से होने के बाद में कोलिक और एंट्राइटिस करता है, ये याद रखना है। देन कार्निवोर्स जैसे मिंक वगैरह है, कंपैरेटिवली रेजिस्टेंट होते हैं ये। डिसीज पैटर्न सिमिलर टू दैट ऑफ पी, अ मैसिव डोज फ्रॉम ईटिंग एंथ्रेक्स इन्फेक्टेड कार्केस कैन लीड्स टू सेप्टिसिमिया। ह्यूमन में स्किन फॉर्म देखने को मिलता है, जिसको हम मेलिग्नेंट पस्टुल्स कहते हैं, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्टिव बनता है। और दूसरा एक पल्मोनरी फॉर्म देखने को मिलता है, जिसको वुल सॉर्टर डिसीज कहते हैं। वुल सॉर्टर डिसीज, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ये पूछा जाता है कि वुल सॉर्टर डिसीज किस बैक्टीरिया से होती है, तो याद रखना है ह्यूमन में होती है और बेसिलस सिंथेसिस से होती है। और तीसरा जो फॉर्म है, मतलब ये ह्यूमन में 3 फॉर्म में मिल रही है, आर ऑफन फेटल, स्किन फॉर्म, पल्मोनरी फॉर्म और इंटेस्टाइनल फॉर्म। बेसिलस सीरीज जो होता है वो ह्यूमंस में फूड पॉइजनिंग करता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। देन कैटल की बात करें तो रेयर होता है, और लेकिन फिर भी मास्टाइटिस करता है। देन लाइकेनिफॉर्मिस कैटल एंड शीप में अबॉर्शन करता है, जिसे बताया था अभी। और पिलीफॉर्मिस पिलीफॉर्मिस टाइजर्स डिसीज करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और इसी का किसमें करता है, लेबोरेटरी माइस में करता है, फोल्स में करता है, और यहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है। इसके अलावा एक्यूट फेटल इन्फेक्शन कॉजिंग हेपेटाइटिस एंड एंट्राइटिस एंड कोलाइटिस, हेपेटाइटिस करेगा, एंट्राइटिस करेगा, कोलाइटिस करेगा इन माइस। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब एंथ्रेक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एंथ्रेक्स कैन अकर इन वर्चुअली ऑल मेमेलियन स्पीशीज बट बर्ड आर हाईली रेजिस्टेंट। बस क्वेश्चन यहीं से आता है कि एंथ्रेक्स में कौन रेजिस्टेंट होता है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, बर्ड्स रेजिस्टेंट होती है। द मेन रूट ऑफ एंट्री ऑफ एंडोस्पोर आर बाय इंजेक्शन फ्रॉम सॉइल when grazing or the contaminated food and by infection of the wound, inhalation of, तो ये देखिए ये कहाँ कहाँ से आ सकता है, इंजेक्शन से। एक तो इंजेक्शन से इसका इन्फेक्शन आता है एंथ्रेक्स का, फ्रॉम द सॉइल, जैसे कोई जानवर ग्रेजिंग करेगा तब, या फिर किसी ने कंटामिनेटेड फूड खा लिया है तब, या फिर वुंड को भी क्रॉस करेगा, यानी कि स्किन पेनेट्रेशन है वुंड के थ्रू। और इंजेक्शन है, इनहेलेशन भी होता है, इनहेलेशन ऑफ स्पोर भी हो सकता है, बट इनहेलेशन एनिमल्स में कम होता है, या इनहेलेशन का इतना वो नहीं है, पर फिर भी इनहेलेशन से भी हो सकता है। ट्रांसमिशन बाय बाइटिंग इंसेक्ट्स में भी इम्पोर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग आउटब्रेक ऑफ द इंसेक्ट्स। तो कभी कभी बाइटिंग इंसेक्ट से भी हो सकता है, मतलब स्किन के थ्रू भी होता है इसका। तो 3 तरीके से इसका ट्रांसमिशन हो गया, या तो बाइटिंग इंसेक्ट थ्रू स्किन एंड वुंड, दूसरा इनहेलेशन, और तीसरा इंजेक्शन। केटल शिप एंड गोर आर मोस्ट ससेप्टिबल, यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है कि मेन होस्ट कौन है इसमें, केटल शिप एंड गोट। हॉर्सेस एंड ह्यूमन
occupy an intermediate position while pig and carnivores are comparatively resistant. तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन रेजिस्टेंट है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि पिग और कार्निवोर्स आर कंपेरेटिवली रेजिस्टेंट। 100% रेजिस्टेंट नहीं है पर कंपेरेटिवली रेजिस्टेंट है। 100% रेजिस्टेंट तो कौन है, वो है बर्ड्स, but can succumb if the infection dose is high. Anthrax is per acute disease in the cattle and sheep characterized by septicemia and sudden death. तो इसमें आप इसको पर एक्यूट, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आता है कि एंथ्रेक्स की कैटेगरी क्या है, एक्यूट है, पर एक्यूट है, क्रॉनिक है, तो पर एक्यूट है। Postmortem finding include exudation of terry blood from body orifices, failure of blood to clot, then incomplete rigor mortis and splenomegaly in the cattle. तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज रट लीजिए कि क्या क्या मिलेगा। एक्सुडेशन ऑफ टेरी ब्लड फ्रॉम बॉडी ओरिफिस, बॉडी के जितने भी छेद हैं उन सब छेद से टेरी कलर का ब्लड आता रहेगा। फेलियर ऑफ ब्लड टू क्लॉट, और वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। इनकम्प्लीट राइगर मोर्टिस कभी भी पूरी तरह से नहीं सेट होगी। देन स्प्लिनोमेगली, अगर आप पोस्टमार्टम करते हैं तो आपको लीवर का साइज, स्प्लीन का साइज बड़ा हुआ मिलेगा। अब इसमें मेन चीज ये है कि बेसिकली आपको पोस्टमार्टम कभी भी इसका कंडक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया तो बैक्टीरिया जो होता है वो एयर में आ जाएगा, और एयर में इनहेलेशन के थ्रू जो है या फिर सॉइल के थ्रू जो है ये आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। और दूसरा ये है कि एयर में आने के बाद में ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो जब तक सॉइल में रहता है तब तक स्पोर फॉर्म कंडीशन में रहता है ये, पर एयर में आने के बाद में इसका वेजिटेशन हो जाता है और ये बैक्टीरिया स्पोरुलेशन कर लेता है। In the less susceptible species, inflammatory edema of the face, throat, and neck is common finding, and colic can occur in the horses and gastroenteritis in carnivores. Horses में क्या होगा, कोलिक होगा। बाकी एनिमल्स में क्या होगा, इडिमा होगा फेस का, थ्रॉट का और नेक का। और कार्निवोर्स में क्या होगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा। बेसिलस सीरियस की बात करें तो ये एक एंट्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और जिसके कारण फूड पॉइजनिंग होती है। और किसमें होती है, मेन में होती है। फॉर फर्दर डिटेल ऑफ दिस बैक्टीरियम फूड पॉइजनिंग में हम बाद में बात करेंगे। टेबल इसकी देख लेते हैं अगर है तो। अच्छा, ये हमने देख ही ली टेबल, इस टेबल को हम पढ़ चुके हैं। नाउ कम्स टू लेबोरेटरी डायग्नोसिस। बेसिलस सीरियस ग्रुप में कौन कौन आते हैं, यहाँ से फिर एक ऑब्जेक्टिव आता है कि बेसिलस सीरियस ग्रुप में बेसिलस एंथ्रेसिस आता है, बेसिलस सीरियस आता है, बेसिलस माइकोइडिस आता है और बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस आता है। ये चार जो हैं बेसिलस सीरियस ग्रुप में आते हैं, एंथ्रेसिस, सीरियस, माइकोइडिस एंड थ्यूरिंजेंसिस। Great care should be exercised when dealing with a specimen from suspected case of anthrax. All the procedures should be carried out in a biohazard safety cabinet and infective and contaminated materials subsequently autoclaved. Stand smears that have been heat fixed are potentially dangerous as the main contain viable spores. It should be remembered that the endospore of the bacillus anthracis can remain viable up to 50 years. तो अगर आप मान लीजिए ब्लड स्मेयर वगैरह बना रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि आप बेसिलस एंथ्रेसिस का ब्लड स्मेयर ना बनाएं, क्योंकि अगर आप हीट फिक्स भी कर लेंगे तब भी वो बेसिलस एंथ्रेसिस का जो स्पोर है वो 50 इयर्स तक वायबल रहता है। यही यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि आप सोच रहे हैं कि हमने हीट फिक्स कर लिया अब कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। हीट फिक्स करने के बाद भी इसका बेसिलस एंथ्रेसिस का जो स्पोर है, क्योंकि स्पोर बन जाता है हीट के कारण, स्पोर बन जाता है और वो 50 इयर्स तक वायबल रहता है। स्पेसिमेन क्या लेंगे हम, अगर बेसिलस एंथ्रेसिस की बात करें तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज यूजुअली अननेसेसरी एंड शुड नेवर बी कैरिड आउट unless the carcass can be taken to a place where subsequently the surrounding area can be thoroughly decontaminated. आप तभी खोलें जब आप आसपास के एरिया का डिकंटामिनेशन कर सकते हो, अदरवाइज ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अननेसेसरीली
कभी भी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से डेथ के कारण न करें, क्योंकि क्या होता है, ह्यूमन इन्फेक्शन हो सकता है। पर्सनल कैरिंग आउट ऑफ द पोस्टमार्टम शुड टेक एडिक्वेट सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो बहुत ध्यान रखना है। एंडोस्पोर आर नॉट फॉर्म्ड इन द एनिमल बॉडी, but sporulation is triggered when vegetative cells are exposed to air. एयर में आते ही वेजिटेशन चालू हो जाता है, और एनिमल की बॉडी में कभी भी एंडोस्पोर नहीं बनते। एंडोस्पोर कब बनते हैं? जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती है ना, डोरमेंट होने के लिए एंडोस्पोर बनता है, अदरवाइज एनिमल बॉडी में तो कभी भी एंडोस्पोर नहीं बनेगा और वेजिटेशन हो जाएगा। और एयर भी एक गुड सोर्स है वेजिटेशन का, जैसे एयर में स्पोर आएंगे तो वेजिटेशन चालू हो जाएगा। तो अगर आप नेक्रोप्सी कर रहे हैं तो एयर में आते ही वेजिटेशन चालू हो जाता है। इफ द एंथ्रेक्स इज सस्पेक्टेड इन द कैटल एंड शीप, थिन ब्लड स्मेयर शुड बी मेड from blood taken from ear and tail vein. In horses and pig, edematous fluid can be collected from localized site. In pig, peritoneal fluid is often more useful diagnostically than blood smear. Blood and homogenized spleen can be used for culture. तो ये सब तो बेसिकली हमको हमारे यहाँ करना नहीं है लेबोरेटरी में, और फिर भी आपको ध्यान रखना है कि हम सैंपल क्या ले सकते हैं। तो सैंपल आप ले सकते हैं कोई स्मॉल ब्लड वेसल, जैसे कि ईयर या टेल की ब्लड वेसल से आप थिन ब्लड स्मेयर बना सकते हैं। इडिमेटस स्वेलिंग के फ्लूइड को ले सकते हैं और पेरिटोनल फ्लूइड को ले सकते हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में बैक्टीरिया कैसा दिखेगा? Bacillus synthesis produces a capsule in vivo, and either GIMSA or polychrome methylene blue stain are used to demonstrate the capsule, which is often diagnostic importance. तो यहाँ पर कैप्सूल का डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है, और इसके लिए जिम्सा एंड पॉलीक्रोम मिथिलीन ब्लू स्टेनिंग किया जाता है। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि कैप्सूल की स्टेनिंग जिम्सा से या फिर पॉलीक्रोम मिथिलीन ब्लू की स्टेनिंग से किया जाता है। कैप्सूल जो होता है वो रिसेंटली जो डेड एनिमल है उसमें से आप ब्लड स्मेयर लेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। पॉलीक्रोम मिथिलीन ब्लू स्टेन स्मेयर रिवील्स स्क्वायर एंडेड, कैसा दिखेगा बैक्टीरिया? स्क्वायर एंडेड, यहाँ 215 पे हम दिखाएंगे। स्क्वायर एंडेड ब्लू रॉड्स इन शॉर्ट चेन सराउंडेड बाय पिंक कैप्सुलर मटेरियल। इसको हम बोलते हैं मैकफेडीन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव यहीं से आता है। मैकफेडीन रिएक्शन किसके कैप्सूल में देखने को मिलती है? तो वो बेसिलस एंथ्रेसिस के कैप्सूल में देखने को मिलती है, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बेसिलस एंथ्रेसिस। कैसा दिखेगा? ये बेसिलस एंथ्रेसिस का जो बैक्टीरिया है वो ऐसा दिखेगा, देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये ऐसा होता है स्क्वायर एंडेड, मतलब इसके जो ये एंड्स होते हैं ये स्क्वायर होते हैं काफी, मतलब इस टाइप के होते हैं। और बीडेड अप, ये चेन अपेरेंस में जैसे कि ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस टाइप का अपेरेंस होता है इसका। फिर ब्लू होता है ये। और जो इसका कैप्सूल है वो कैप्सूल होता है पिंक मटेरियल का कैप्सूल। ठीक है, तो ब्लू रॉड्स होती है और पिंक मटेरियल का कैप्सूल होता है। ब्लू रॉड्स और पिंक कैप्सूल। तो ये हो गई हमारा स्क्वायर एंडेड ब्लू रॉड्स, और इसी में हमारा पिंक कैप्सूल। तो ये इस टाइप से पिंक कैप्सूल कुछ इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर में दिखता है। और इसी में ऑब्जेक्टिव आता है मैकफेडीन रिएक्शन। मैकफेडीन रिएक्शन एक्चुअल में कैप्सूल की रिएक्शन है, जिसमें पॉलीक्रोम मिथिलीन ब्लू से स्टेनिंग करने के बाद में हमारा जो कैप्सूल होता है वो पिंक कलर ले लेता है। इसको हम मैकफेडीन रिएक्शन कहते हैं। द कैप्सूल इज रेड डिस्ड माउ इन जिम्सा स्टेन स्मेयर। केयर शुड बी टेकन when handling stain smear, as viable spore may be present in the material. Some laboratory employ fluorescent antibody test, but cross reaction with other bacillus may be occur.
तो फाइनली फिर हम आगे चलते हैं आइसोलेशन के लिए। Now comes to isolation. Bacillus species in the Bacillus cereus groups grow well on the sheep and ox blood agar aerobically at 37 degrees centigrade in 24 to 48 hours. मेकॉन्ग की अगार में भी साथ में हम इनोकुलेट करते हैं, ये देखने के लिए कहीं कोई ग्राम नेगेटिव का कंटामिनेशन तो नहीं है। तो बेसिलस सीरियस ग्रुप ब्लड अगार में बहुत अच्छे से ग्रो करता है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड 24 टू 48 आवर्स में। Selective medium for Bacillus anthracis has been described by Niseli and is a polymyxin isozyme lysozyme EDTA थैलस यानी कि प्लेट एसिटेट अगार। ये यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है, एक्चुअल में प्लेट अगार बोलते हैं इसको, पीएलटी प्लेट अगार बोलते हैं। ये यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है। तो जो सिलेक्टिव मीडिया है उसके बारे में पता होना चाहिए कि बेसिलस एंथ्रेसिस के लिए जो सिलेक्टिव मीडिया है वो है पॉलीमिक्सिन लाइसोजाइम ईडीटीए थैलस एसिटेट अगार। Contaminated specimens such as hairs, then bone meal, and the other animal feeds should be ground finely, separated in saline, and then heated at 65 डिग्री सेंटीग्रेड for 10 minutes. तो अगर आप 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको जो भी मटेरियल है उसको आप हीट करेंगे तो उससे जितने हेयर्स हैं, बोन मिल्स वगैरह हैं या फिर अदर कोई एनिमल फीड है वो रिमूव हो जाएंगे। On cooling, the suspension is strained through gauge and centrifuged. The deposit can be used for the culture of animal inoculation. तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया डिपॉजिट में मिलेंगे और उसको आपको यूज करना है। Commercial selective media such as Bacillus cereus selective agar base with polymyxin supplement are available. तो इसमें मेन जो एंटीबायोटिक डलता है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है कि मेन एंटीबायोटिक कौन सा डलता है, तो वो है पॉलीमिक्सिन। Now next is the identification. Colonial morphology. Bacillus anthracis is almost always non-hemolytic. Rarely strains show weak hemolysis after 48 hours. Incubation. The colonies are about 5 mm in diameter, flat, dry, grayish with granular ground glass appearance. तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि बेसिलस सीरियस जो है वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस वाली कॉलोनी देता है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से उठता है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। और एक चीज और इसमें है कि ये आपको याद रखना है कि देखो इतना हाईली पैथोजेनिक है पर ये नॉन हेमोलिटिक होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस नॉन हेमोलिटिक कॉलोनी देता है। अंडर लो मैग्निफिकेशन कर्ल्ड पेरिफेरल प्रोजेक्शंस एट द एज ऑफ कॉलोनीज गिव्स राइज ए मेड्यूसा हेड अपीयरेंस। तो यहाँ पर वापस से मेड्यूसा हेड अपीयरेंस कौन देता है, तो बेसिलस एंथ्रेसिस देता है। तो मेडुसा हेड अपीयरेंस कैसा होता है, जैसे कि ये मीडिया है तो कुछ इस टाइप से कॉलोनीज देगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे एक बीच में सेंट्रली प्रोजेक्शन मिलेगा और उठा हुआ मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं मेडुसा हेड अपीयरेंस। बेसिलस सीरियस has colonies similar to those of Bacillus synthesis, but they tend to be slightly larger, have a slightly greenish hue, and most strain are surrounded by a wide zone of complete hemolysis. बेसिलस सीरियस ग्रुप के जितने भी हैं वो बेसिलस एंथ्रेसिस से थोड़ी बड़ी कॉलोनी देते हैं और हल्का सा ग्रीनिश ह्यू देते हैं और उनमें कंप्लीट हिमोलिसिस देखने को मिलती है। द कॉलोनीज ऑफ बेसिलस thuringiensis हैव a similar appearance to those of Bacillus cereus. तो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, thuringiensis और Bacillus cereus की कॉलोनीज एक जैसी दिखती हैं। तो इसके हम फोटोग्राफ्स तो देख लेते हैं। बेसिलस एंथ्रेसिस देखिए नॉन हिमोलिटिक कॉलोनीज दे रहा है ऑन द ब्लड अगार, साथ में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, मतलब आप इसको देखोगे ध्यान से तो ऐसा लगेगा जैसे ग्लास का अपीयरेंस आ रहा है विथ इरेगुलर कॉलोनीज। ये इसका इंपॉर्टेंस है कि ये देखिए इरेगुलर कॉलोनीज दे रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर बाद में बेसिलस सीरियस ग्रुप के जो हैं
वो कंप्लीट हेमोलिसिस देते हैं। और इसकी जो कॉलोनीज होती हैं बेसिलस सीरियस की, वो बेसिलस एंथ्रेसिस से थोड़ी सी बड़ी होती है, लार्जर होती है। उसके बाद जैसे कि बेसिलस एंथ्रेसिस की लगभग 5 माइक्रोमीटर 5 माइक्रोमीटर होती है कॉलोनी साइज, तो 5 माइक्रोमीटर से थोड़ी सी लार्जर होती है इधर। देन बेसिलस एंथ्रेसिस आप यहाँ ध्यान देंगे तो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होते हैं और चेन में होते हैं ये। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। बेसिलस माइकोइडिस हैज मार्गली राइजोइड कॉलोनीज। तो माइकोइडिस जैसा नाम से ही पता है कि इसकी राइजोइड टाइप की कॉलोनीज होती हैं। दे कैन हैव ए ऑलमोस्ट फंगल अपीयरेंस। दिस इज बेस्ट सीन इफ ए न्यूट्रिएंट अगर प्लेट इज इनोकुलेटेड सेंट्रली एंड incubated at 65 at 25 to 30 degree centigrade for few days. The most strain are weak hemolytic. तो आप देखेंगे जो बेसिलस माइकोइडिस है उसकी जो कॉलोनीज होती हैं वो राइजोइड कॉलोनी होती हैं। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आता है। इसके फोटोग्राफ में देख लेते हैं। ये बेसिलस माइकोइडिस की कॉलोनी है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 days ऑफ इंक्यूबेशन। Now comes to microscopic appearance. All four species in Bacillus cereus groups are strongly gram-positive from young culture and about 1 to 3 to 5 micron in size. तो 1 माइक्रोन की तो विड्थ हो गई, 3 to 5 माइक्रोन की इसकी साइज होगी। बेसिलस एंथ्रेसिस ऑफन अकर इन लॉन्ग चेन। तो ये याद रखना है कि बेसिलस एंथ्रेसिस हमेशा लॉन्ग चेन में मिलता है। एंडोस्पोर may be produced in older culture and appear as oval non-stand area within a mother cell। तो कुछ इसमें जैसे मान लीजिए ओवल टाइप का आपको एंडोस्पोर देखने को मिलेगा बेसिलस एंथ्रेसिस में। और कभी कभी ओल्ड कल्चर में देखने को मिलता है, यंग कल्चर में देखने को नहीं मिलता। साथ ही बेसिलस एंथ्रेसिस जो होती है वो एज ए चेन में मिलता है। बेसिलस thuringiensis characteristically has cuboidal or diamond shaped parasporal crystals in cells. These glycoprotein crystals can be best seen in phase contrast preparation from culture over 2 days old। तो बेसिलस thuringiensis की अगर हम बात करें तो ये क्यूबाइडियल यानी कि इस टाइप की शेप का अपीयरेंस में मिलता है, या फिर डायमंड शेप में मिलता है। तो जैसा कि हमारा ये डायमंड जो है इस शेप का होता है, डायमंड शेप। यानी कि ये दो तो छोटे होते हैं और ये थोड़े से लंबे होते हैं जैसे। तो या तो इस शेप में भी मिलेगा। तो ये जो है बेसिलस thuringiensis है और इसको हम फेस कंट्रास्ट प्रिपरेशंस में देख सकते हैं। बायोकेमिकल्स एंड अदर टेस्ट की बात करें, द फोर स्पीशीज इन बेसिलस सीरियस ग्रुप आर क्लोजली रिलेटेड, हाउएवर दे कैन बी डिफरेंशिएटेड रिलेटिवली इजीली on colonial morphology and on few other characteristics as shown in टेबल 45। तो हम सीधा पहले बायोकेमिकल टेस्ट पे आ जाते हैं। अगर मोटिलिटी की बात करें तो बेसिलस सीरियस और बेसिलस thuringiensis मोटाइल होते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि कौन कौन से बैक्टीरिया मोटाइल हैं। देन क्रिस्टलाइन पेरास्पोरल बॉडीज किसमें देखने को मिलती है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि केवल बेसिलस thuringiensis में देखने को मिलता है। हेमोलिसिस किसमें देखने को मिलती है, तो बेसिलस सीरियस ग्रुप में देखने को मिलती है और thuringiensis में देखने को मिलती है। देन पेनिसिलिन ससेप्टेबिलिटी, तो बेसिलस एंथ्रेसिस ही अकेला ऐसा है जो ससेप्टिबल है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। देन जिलेटिन स्टेप कल्चर इन्वर्टेड फायर ट्री टाइप ऑफ ग्रोथ। यहाँ ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये केवल बेसिलस सीरियस में ही बेसिलस एंथ्रेसिस में ही देखने को मिलता है। इसलिए जिलेटिन स्टेप कल्चर में इन्वर्टेड फायर ट्री टाइप ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। तो इन्वर्टेड फायर ट्री जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जब इन्वर्टेड फायर ट्री अपीयरेंस होता है तो ऐसा होता है कि एक जिलेटिन स्टेप में कुछ इस टाइप का अपीयरेंस होता है। ये एक फायर ट्री अपीयरेंस कहलाता है और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फायर ट्री अपीयरेंस। ये आफ्टर 8 days ऑफ इनोकुलेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूट्रिएंट जिलेटिन में देखने को मिलता है। यहाँ से ही एक ऑब्जेक्टिव आता है कि इन्वर्टेड फायर ट्री अपीयरेंस
बेसिलस एंथ्रेसिस में देखने को मिलता है। बेसिलस एंथ्रेसिस में आप देखेंगे तो बेसिलस एंथ्रेसिस जैसे मैंने आपको बताया वो पेनिसिलिन सेंसिटिव होता है, और बाकी जो बेसिलस है जैसे बेसिलस सीरियस है फॉर एग्जांपल, ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होता है। इसके बाद लेसिथिनेज एक्टिविटी जो कि एक यौगिक आकार में देखने को मिलती है। तो लेसिथिनेज एक्टिविटी यहाँ आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग लेसिथिनेज एक्टिविटी यहाँ टॉप पे हमें देखने को मिल रही है ऑन ये एक यौगिक आकार आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वो वीक लेसिथिनेज एक्टिविटी दे रहा है, और यही बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस जो है वो राइट में है, और वो अनरिएक्टिव है राइट में। तो बेसिलस लेसिथिनेज एक्टिविटी कौन देता है? बेसिलस सीरियस देता है। तो यहाँ पर लेसिथिनेज एक्टिविटी के लिए आप बेसिलस सीरियस भी देता है, माइकोइडिस भी देता है, थ्यूरिंजेंसिस भी देता है। न्यूट्रिएंट अगर विथ 0.7% सोडियम बाइकार्बोनेट अंडर 10% कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे माइकोइड जो बेसिलस माइकोइडिस है वो न्यूट्रिएंट आकार में राइजोइड कॉलोनी देता है, लेकिन 0.7% सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में ये बेसिलस माइकोइडिस तो राइजोइड कॉलोनी नहीं देगा, लेकिन बेसिलस एंथ्रेसिस जो है म्यूकोइड कॉलोनी देने का काम शुरू कर देगा। सॉरी, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ कि बेसिलस सीरियस जैसा कॉलोनी देता है, बेसिलस माइकोइडिस जैसा कॉलोनी देता है जैसे राइजोइड कॉलोनी दे रहा है, बेसिलस thuringiensis भी जैसी कॉलोनी दे रहा है, वो सारी कॉलोनी ये तीनों वैसी की वैसी देंगे। लेकिन 0.7 सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में एंथ्रेक्स का बेसिलस ही ऐसा है जो माइकोइड सॉरी म्यूकोइड कॉलोनी देगा। म्यूकोइड कॉलोनी में यानी थोड़ा कैप्सुलेटेड अपीयरेंस आ जाएगा। देन ससेप्टिबिलिटी टू चेरी गामा फाज। तो चेरी गामा फाज के प्रेजेंस में बेसिलस एंथ्रेसिस का लाइसिस होगा, और बेसिलस म्यूकोइडिस का भी जो होता है लाइसिस हो जाएगा। पैथोजेनिसिटी फॉर माइस और विनिपिग्स सबकट और आईवी अगर आप देंगे तो 24 से 48 आवर्स में डेथ हो जाएगी इन केस ऑफ बेसिलस सिंथेसिस, और बाकी में डेथ नहीं होगी। तो बायोकेमिकल टेस्ट में 4 स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, बेसिलस सीरियस ग्रुप की और अदर स्पीशीज की। तो एंथ्रेक्स बेसिलाई जो होता है वो पेनिसिलिन ससेप्टिबल है, बाकी नहीं है। बेसिलस सीरियस, बेसिलस माइकोइडिस एंड बेसिलस thuringiensis जो होता है वो न्यूट्रिएंट जिलेटिन का लिक्विफिकेशन कर देता है, जो मैंने अभी आपको बताया। विथ बेसिलस synthesis slowly produce an inverted fire tree appearance। तो inverted fire tree appearance जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है जो कि बनता है। देन all show lecithinase activity on agar, but bacillus synthesis is weak। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि बेसिलस synthesis वीक रिएक्शन देता है lecithinase एक्टिविटी पर एक यौगिक में। Bacillus synthesis and the majority of Bacillus species do not normally produce a capsule or in the laboratory media, but the colonies have dry appearance. However, Bacillus synthesis can induce a production of capsule by growth of nutrient agar containing 0.7% sodium bicarbonate under 10% carbon dioxide। तो कैप्सूल प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है बेसिलस सिंथेसिस में है, वो भी तब है जब न्यूट्रिएंट आकार में हम 0.7% सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स कर देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट 10% हम जब मिक्स कर देते हैं। अब हम एनिमल इनोकुलेशन की बात करते हैं। दिस इज कैरिड आउट ओनली इफ एनी डाउट रिमेन अबाउट द बैसिलस एंथ्रेसिस। The virulent Bacillus anthracis strains are much more pathogenic than other Bacillus species and are highly invasive. A light suspension of Bacillus anthracis placed on scarified area on the basis of mouse on the base of mouse tail can cause death। तो जो माउस की टेल है वहां पर भी आप एक लाइट सस्पेंशन जो है वो आप माउस की टेल पर लगा देते हैं तो माउस की डेथ हो जाती है। लार्ज डोज ऑफ बेसिलस सीरियस गिवन टू माउस और guinea सब कट और इंट्रापेरिटोनियली आर नीडेड बिफोर द बैक्टीरियम प्रूवन फेटल।
तो ओवरऑल हम सबकट या फिर इंट्रापेरिटोनियली इंजेक्ट करेंगे और लीथल डोज चेक करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है, वो है एस्पेली टेस्ट, और एस्पेली टेस्ट लगाते हैं बेसिलस एंथ्रासिस की कंडीशन में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही आ जाता है कि एस्पेली टेस्ट बेसिलस एंथ्रासिस की कंडीशन में लगाते हैं। दिस थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ये एक क्या है, थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट है। is used if viable bacillus synthesis can no longer be demonstrated in the tissue. About 2 to 3 grams of homogenized material in a little saline is briefly boiled and passed through the filter paper. This filtrate is used as antigen in a ring precipitation or gel diffusion test with non-bacillus synthesis precipitating antiserum. तो एंटीसीरम में हमने जो नॉन एंटीसीरम है, एंटीबॉडीज वो ले लिया, नॉन एंटीबॉडी ले लिया, और हमारा जो मिक्सचर है जो तैयार है, उसको हम बॉईल करके विथ एनएस, नॉर्मल सलाइन, बॉईल करके होमोजेनाइज करके 2 to 3 ग्राम को, और उससे हम एंटीजन रिट्रैक्ट करेंगे। तो एंटीजन जब हम रिट्रैक्ट करेंगे, तो जब इनमें या तो रिंग बनेगी, रिंग प्रेसिपिटेशन होगा, और या फिर जेल डिफ्यूजन। तो प्रेसिपिटेशन हमको देखने को मिलेगा, और इसको हम एस्कोली टेस्ट कहते हैं। नाउ अदर बेसिलस स्पीशीज, एक्चुअल में अदर बेसिलस स्पीशीज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इसको पढ़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर अब हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। बेसिलस सबटिलिस जरूर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा मैं रीड आउट कर देता हूँ। अब definitive identification of numerous Bacillus species other than Bacillus anthracis require a range of tests as described by Turnbull and Kramer. Turnbull and Kramer ने describe किया है, that are usually carried out in reference laboratory. The API 50CH test strip is designed to identify up to 38 Bacillus species and subspecies. तो इसके लिए भी देखिए एपीआई सिस्टम आ गया है। एपीआई सिस्टम आपको पता है क्या होता है, स्ट्रिप होती है, और उसमें डिफरेंट बायोकेमिकल्स होते हैं, जिसमें आप अपना बैक्टीरिया डालते हैं, और बैक्टीरिया डाल करके आप कलर में जो चेंज आता है उससे रीड आउट कर लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो आइडेंटिफाई 38 स्पीशीज ऑफ बेसिलस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बेसिलस सबटिलिस, बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस एंड बेसिलस सर्कुलेंस आर commonly seen on diagnostic culture plate as contaminant. द कॉलोनीज फॉर मॉर्फोलॉजी, तो एज ए कंटेमिनेंट हमें क्या क्या देखने को मिलता है, बेसिलस सबटिलिस मिलता है, बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस मिलता है, और बेसिलस सर्कुलेंस मिलता है एज ए कंटेमिनेंट। द कॉलोनी मॉर्फोलॉजी इज कंपैरेटिवली डिस्टिंक्टिव, but their identity should be confirmed by biochemically. Bacillus subtilis has round to irregular colonies with a dull, granular, and cream to brownish surface. It is variably hemolytic on blood agar. तो पहले मैं बेसिलस सबटिलिस दिखा देता हूँ। बेसिलस सबटिलिस कुछ ऐसा दिखता है, जो कि लगभग सर्कुलर टू इरेगुलर होता है, और इसके अलावा जो है ब्लड अगार के ऊपर ये नॉन हिमोलिटिक कॉलोनीज देता है, पर ये वेरिएबल भी हो सकता है, और ऐसा Active spreading of colonies can occur on the agar with moist surface. Bacillus subtilis gram positive होता है. In smear made from young colonies, the cell are 0.6 to 0.8 2 to 3 micron in size, and the endospore that are widespread in the environment. तो बेसिलस सबटिलिस एक्चुअल में एज ए कंटामिनेंट है, और इसमें एंडोस्पोर होते हैं, इसलिए ये एज ए कंटामिनेंट इन्वायरमेंट में भी अवेलेबल है, और इलिप्सॉइडल एंड सेंट्रल एंड डू नॉट बल्ज द स्पोरेंजियम। तो ये बेसिलस कुछ ऐसा हमको दिखता है, और इसमें जो है
तो हमें ये एरिया तो थोड़ा सा जब स्टेनिंग आप करेंगे तो ये ऐसा डार्क डार्क टाइप का दिखता है, लेकिन स्पोरेंजियम एक स्पोर के कारण हमें ये एरिया लाइटिश दिखता है। तो ये ऐसे कंटेमिनेंट आपको बहुत सारा मिलेगा। फिर बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस कॉलोनीज आर ओपेक, डल एंड रफ, wrinkled, strongly adhere to agar, and hair-like outgrowth are common. इट इज़ नेम्ड फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द कॉलोनी टू लाइकिन, इसलिए लाइकिन जैसी कॉलोनी होने के कारण इसको लाइकिनी फॉर्मिस कहते हैं। द सेल्स एंड एंडोस्पोर्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ बेसिलस एंथ्रेसिस, तो इसमें भी एंडोस्पोर बनते हैं लाइकिनी फॉर्मिस में। देन बेसिलस सर्कुलेंस इज a species that is genetically heterogeneous. Some strains are usually in that of colonies themselves are motile and move other on the surface of an agar plate in a circular manner. As a parent colony moves, cells are left behind and these in turn form colonies that are motile. तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिलस सर्कुलेंस कैसी है, नॉन मोटाइल या मोटाइल, तो आपको याद रखना है कि बेसिलस सर्कुलेंस जो होती है वो मोटाइल होती हैं। देखिए, लाइकेनिफॉर्मिस की जो कॉलोनी होती है वो जब इनोकुलेट की है एज ए स्ट्रिक, तो आप देखेंगे कि हेडेड होती है, रिंकल्ड होती है एंड लाइकन लाइक अपीयरेंस होता है। हेडेड होती है, ये सेंटर में हेडेड है, मतलब उठी हुई है, ऐसे हेडेड है। और रिंकल्ड है, इसमें देखिए यहाँ रिंकल्ड, इस टाइप से रिंकल्स बने हुए हैं। और लाइकन लाइक अपीयरेंस होता है। सम स्ट्रेंथ्स आर हिमोलिटिक, कुछ हिमोलिटिक होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। बेसिलस सर्कुलेंस की बात करें तो जो सेंट्रली प्लेस्ड होगी वो लार्जर कॉलोनी होती जाएगी और शो द मोटाइल कॉलोनीज मूविंग आउटवर्ड ओवर द अगार सरफेस। तो ये देखिए आप Bacillus circulans. The same plates as 225 show progress of the motile colonies after further 48 hours of incubation. तो देखिए, ये स्टार्टिंग में जब इंक्यूबेट किया था तब 24 आवर्स में आपको कुछ ऐसी कॉलोनी दिखती हैं 24 आवर्स में, और फिर बाद में जब ये मोटाइल होती है तो 48 आवर्स में कुछ आपको ऐसी कॉलोनीज़ दिखती हैं। तो सेंट्रली जो कॉलोनीज़ हैं वो लार्जर कॉलोनीज़ होती हैं और पेरिफेरल कॉलोनीज़ स्मॉलर कॉलोनीज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिलस स्पीशीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।